आज की इस वीडियो के अंदर हम याद करेंगे ब्लैक बुक से 701 से लेकर के 750 तक के ऑल इडियम्स एंड फ्रेजेस को। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस बार बार एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, आज का हमारा पहला इडियम और फ्रेज़ है गो डाउन लाइक अ लेड बैलून, जिसका मतलब होता है दर्शकों द्वारा बुरी तरह से नकारा जाना, यानी कि पूरी तरह से विफल होना। इसे आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो कि कोई बैलून जो कि लेड से बना हुआ है, लेड एक बहुत भारी धातु होती है, तो वो बैलून आसमान में उड़ेगा नहीं बल्कि धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि गो डाउन लाइक अ लेड बैलून, इसका मतलब होता है पूरी तरह से विफल होना, क्योंकि बैलून का काम आसमान में उड़ना है, लेकिन अगर वो आसमान में उड़ने की जगह धड़ाम से नीचे गिर जा रहा है तो इसका मतलब हो जाता है पूरी तरह से विफल होना, यानी कि दर्शकों द्वारा बुरी तरह से नकारा जाना। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस। ठीक है, वही गो डच, इसका मतलब होता है लागत को विभाजित करना, यानी कि डिवाइड द कॉस्ट। इसे आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो कि डच से आप लोग डिवाइड याद रखोगे। देखिए, डच जो नेदरलैंड के अंदर लोग रहते हैं उन्हें बोला जाता है, और नेदरलैंड क्योंकि फॉरेन कंट्री है और जो अंग्रेज यहाँ पर आए थे जिन्होंने हमें डिवाइड किया कहीं ना कहीं, वो भी फॉरेनर थे। तो डच से आप लोग याद रख सकते हो फॉरेनर, अंग्रेज और डिवाइड। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने ही तो हमें डिवाइड किया था। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि गो डच, डच से डिवाइड, यानी कि डिवाइड द कॉस्ट। यहाँ पर कॉस्ट को डिवाइड करना हो गया। ठीक है, यानी कि लागत को विभाजित करना होता है। तो आप इस तरीके से इसे भी याद रख सकते हो। वहीं गो ईजी ऑन समथिंग, इसका मतलब होता है ज़्यादा परेशान नहीं करना, यूज़ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ। इसे आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो कि बहुत ईजी कर लो। ठीक है, ज़्यादा परेशान मत करो, इजी कर लो। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि गो इजी ऑन समथिंग मतलब हो जाएगा ज़्यादा परेशान नहीं करना, यूज़ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ। ठीक है, वहीं गो फॉर अ सॉन्ग, इसका मतलब होता है सस्ते में बेचा जाना। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो कि आपने किसी को बुलाया काम पे और उससे कहा कि तुम ज़रा सा ये काम करके आ जाओ मेरा, इसके बदले में मैं तुम्हें एक गाना सुना दूंगा बहुत प्यारा सा। ठीक है, और वो गया, वो आपका काम किया और वापस आकर के गाना सुन लिया। तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो कि आपने केवल गाने की वजह से किसी से काम करवा लिया, यानी बहुत सस्ते में आपने काम करा लिया। तो इस तरीके से आप लोग याद रख लोगे कि गो फॉर अ सॉन्ग, इसका मतलब होता है सस्ते में बेचा जाना, टू बी सोल्ड चीपली। ठीक है, कि आपने बस एक गाना सुनाया और उसे भेज दिया, उसे काम पे लगा दिया। ठीक है, तो गो फॉर अ सॉन्ग इसका मतलब हो जाएगा टू बी सोल्ड चीपली। वहीं गो फॉर द जगुलर, इसका मतलब होता है सब तरफ से हमला। देखिए, जगुलर मतलब होता है गले से संबंधित। ठीक है, इसे कैसे याद रखोगे? तो इसे आप लोग याद रख सकते हो जग प्लस गले से। ठीक है, जग से ही याद रख लो, जग की मदद से आप पानी पीते हो जो कि गले के थ्रू नीचे जाता है। तो जगुलर आप लोग गला याद रख सकते हो जग से। ठीक है, तो गो फॉर द जगुलर, तो गले के ऊपर क्या किया जाता है? अटैक किया जाता है। कोई भी जानवर है, अगर उसे अटैक करना है तो वो आपके गले के ऊपर करेगा। या आप सभी देखे होंगे अगर शिकार करते हुए शेर को या तमाम अदर एनिमल्स को, तो वो जब भी शिकार करता है तो सीधे गले को पकड़ता है। ठीक है, क्योंकि उससे फिर जो हमला करना होता है वो बहुत आसान हो जाता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि गो फॉर द जगुलर मतलब हो जाएगा सब तरफ से हमला, अटैक ऑल आउट, टू अटैक इन द मोस्ट एग्रेसिव वे। ठीक है, तो जगुलर से आप लोग गला याद रख सकते हो और गले से आप लोग ये अटैक याद रख सकते हो। ठीक है, वहीं आगे बात करें तो नेक्स्ट है गो गेटर, जिसका मतलब होता है तेजी से तरक्की करने वाला, अ रियल अचीवर। इसे आप लोग गेटर से याद रख सकते हो कि उसे चीज़ें बहुत जल्दी मिल रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा तेजी से तरक्की करने वाला, अ रियल अचीवर, गो गेटर। ठीक है, उसे जल्दी जल्दी चीज़ें मिल रही हैं। वहीं गो हेवायर, इसका मतलब होता है नियंत्रण से बाहर होना, बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल। इसे किस तरीके से याद रखोगे? तो देखिए, हेवायर से आप लोग इसे याद रख सकते हो। हेवायर मतलब होता है बेकाबू हो जाना। इसे कैसे याद रखोगे? तो इसे आप लोग याद रख सकते हो कि हाई वोल्टेज का वायर है। ठीक है, तो अगर हाई वोल्टेज का वायर होगा तो जाहिर सी बात है वो बेकाबू हो जाएगा। ठीक है, उसे कोई काबू नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत हाई वोल्टेज का है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि गो हे वायर, इसका मतलब हो जाएगा नियंत्रण से बाहर होना, यानी कि बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल। कैसे याद रखोगे? हाई वोल्टेज का वायर है तो वो नियंत्रण से बाहर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसे भी याद रख सकते हो। वहीं
गो ऑफ इसका मतलब होता है काम करना, बंद करना, यानी कि स्टॉप वर्किंग। गो ऑफ, सब कुछ ऑफ हो गया है, चलो चले यहाँ से, ठीक है। तो ऑफ होना ही मतलब होता है बंद होना, तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि गो ऑफ मतलब हो जाएगा स्टॉप वर्किंग, कि चलो चले सब ऑफ करके, ठीक है। वहीं गो ओवर इसका मतलब होता है समीक्षा करना, यानी कि रिव्यू करना। इसे किस तरीके से याद रखोगे, तो आप लोग याद रख सकते हो कि ओवर द इशू, यानी इस इशू के ऊपर कोई बात हो रही है, ठीक है। तो गो ओवर इसका मतलब हो जाएगा समीक्षा करना, ठीक है। कैसे याद रखोगे, ओवर द इशू से, ठीक है। गो ओवर यानी इसके ऊपर चलो, इसके ऊपर समीक्षा करो, ठीक है। इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि कोई ब्रिज बना हुआ है, आप उसके ऊपर चल रहे हो, उसकी समीक्षा कर रहे हो, उसको रिव्यू कर रहे हो। तो गो ओवर मतलब होता है रिव्यू करना, समीक्षा करना, ठीक है। वहीं आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट है गो द एक्स्ट्रा माइल, जिसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक प्रयास, यानी कि गोइंग अबव एंड बियॉन्ड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एट हैंड टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। इसे किस तरीके से याद रखोगे, तो इसे आप लोग याद रख सकते हो कि आप गो कर रहे हो, यानी आप चल रहे हो, एक्स्ट्रा माइल यानी जितना आपको चलना था आप उससे ज़्यादा चल रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि इसका मतलब हो जाएगा ज़रूरत से अधिक प्रयास, यानी कि आवश्यकता से अधिक प्रयास। वहीं गो थ्रू अ रफ पैच, पैच मतलब होता है दौर, समय, ठीक है। तो अगर कोई रफ पैच से चल रहा है, यानी अगर कोई कठिन दौर से चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि समस्या उत्पन्न हुई है, तो इसका मतलब होता है समस्याओं का अनुभव करना, यानी कि टू एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स, ठीक है। वहीं गो थ्रू फायर एंड वाटर इसका मतलब होता है कोई भी खतरा मोल लेना, ठीक है। यानी कि अगर आग लग जाए या बहुत ज़्यादा पानी आ जाए लेकिन आप फिर भी जाए जा रहे हो, इसका मतलब कोई भी खतरा आ जाए लेकिन आप फिर भी अपना काम किए जा रहे हो, तो इसका मतलब हो जाता है अंडरगो एनी रिस्क टू एक्सपीरियंस मैनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, ठीक है। वही गो थ्रू द रूफ, रूफ से आप लोग याद रख सकते हो, इसका मतलब होता है बहुत ऊंचा, यानी कि राइज वेरी हाई, ठीक है। तो इसे आप लोग रूफ से याद रख सकते हो, छत से याद रख सकते हो कि इसका मतलब हो जाएगा बहुत ऊंचा। वहीं गो टू रैक एंड रूइन इसका मतलब होता है मिट्टी में मिलाना, यानी कि बर्बाद कर देना। देखिए रूइन मतलब ये होता है बर्बादी, तो आप यहीं से याद रख सकते हो कि इसका मतलब हो जाएगा गेट इनटू अ बैड कंडीशन, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। वहीं गो टू द डॉग्स इसका मतलब होता है बर्बाद हो जाना। इसे आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो कि अगर आप कुत्तों के पास जाओगे तो आपको काट सकते हैं, आपको बर्बाद कर सकते हैं, तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि गो टू द डॉग्स मतलब होता है टू बी रूइंड या फिर डिटीरियोरेट शॉकिंगली, ठीक है। तो ये होता है गो टू द डॉग्स मतलब। वहीं गो टू द वॉल इसका मतलब होता है असफल होना, यानी कि टू फेल या फिर टू बी रूइंड। इसे इस तरीके से याद रख सकते हो कि वॉल जो है वो बहुत बड़ी है, आप उसे पार नहीं कर पा रहे हो। अगर आप वॉल को पार कर लोगे, यानी अगर आप वॉल को कूद करके उस पार चले जाओगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप सफल हो गए। लेकिन अगर वॉल बहुत बड़ी है, आप उसे पार नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब हो जाएगा असफल होना। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि गो टू द वॉल इसका मतलब होता है असफल होना, यानी आप वॉल के पास तो पहुंच गए पर आप उसे क्रॉस नहीं कर पाए, यानी आप सफल नहीं हो पाए, तो इसका मतलब हो जाएगा टू फेल या फिर टू बी रूइंड, ठीक है। गो विद द फ्लो इसका मतलब होता है धारा के साथ बहना, फ्लो से ही आप लोग याद रख सकते हो गो विद द फ्लो, तो इसका मतलब हो जाएगा डू व्हाट अदर्स आर डूइंग, ठीक है। यानी जो भी फ्लो में चल रहा है आप उसी के साथ चल रहे हो, तो इसका मतलब हो जाता है धारा के साथ बहना। गो या फिर स्टार्ट विद अ बैंग इसका मतलब होता है धमाकेदार सफलता, ठीक है। बैंग से आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा वेरी एक्साइटिंग एंड सक्सेसफुल, यानी कि आपने कोई चीज़ स्टार्ट किया बैंग के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा धमाकेदार सफलता। वहीं गॉड्स एकर इसका मतलब होता है चर्च के पास का कब्रिस्तान, यानी कि आ सिमेट्री बिसाइड आ चर्च। इसे किस तरीके से याद रखोगे, तो इसे भी आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो कि गॉड का एकर है, ठीक है। यानी कि गॉड से आप लोग चर्च याद रख सकते हो, तो इसका मतलब हो जाएगा चर्च के पास की ज़मीन या चर्च के पास का कब्रिस्तान, ठीक है। तो गॉड्स एकर आप लोग इस तरीके से याद रख लोगे। वहीं गॉड्स एप इसका मतलब होता है पैदाइशी मूर्ख, यानी कि अ बॉर्न फूल। इसे इस तरीके से याद रख सकते हो कि देखिए एप मतलब होता है बड़ी प्रजाति का वानर, जैसे चिंपैंजी हो गया, ठीक है। तो जो बड़ी प्रजाति का वानर होता है उसे हम लोग ऐप बोलते हैं। और वानर से आप लोग याद रख सकते हो मूर्ख, जैसे
जो रावण था वो क्या समझता था कि ये तो वानर सेना है, ये लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। वो वानरों को बहुत मूर्ख समझता था, उन्हें कमज़ोर समझता था, लेकिन असलियत में तो सभी को पता है क्या होता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि वानर से आप लोग मूर्ख याद रख सकते हो। जैसे रावण वानरों को मूर्ख समझता था, कमज़ोर समझता था, तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि गॉड्स एप इसका मतलब हो जाएगा अ बॉर्न फूल, ठीक है। वहीं गोज़ अबाउट इसका मतलब होता है चारों ओर घूमना, यानी कि गोज़ अराउंड, तो इसे भी आप लोग अबाउट से अराउंड याद रख सकते हो, ठीक है। तो गोज़ अबाउट बोलो चाहे आप गोज़ अराउंड बोलो, दोनों का मतलब एक हो जाएगा। वहीं गोइंग ओवर वंस हेड इसका मतलब होता है समझ से बाहर, ठीक है, यानी आपके ये सर के बाहर की बात है, ठीक है, यानी आपके समझ के बाहर की बात है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, इसका मतलब हो जाएगा बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वहीं गॉट डाउन टू बिजनेस इसका मतलब होता है गंभीरता से काम करना। अब बिजनेस की बात आ गई है तो आप उसे गंभीरता से लोगे, तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि गॉट डाउन टू बिजनेस इसका मतलब होता है गंभीरता से काम करना। बिगेन टू वर्क सीरियसली, और वो भी तब जब बिजनेस आपका डाउन चल रहा है, ठीक है। गॉट डाउन लिखा हुआ है तो डाउन प्लस बिजनेस से आप लोग याद रख सकते हो कि अब कुछ गंभीरता से इसे लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब हो जाता है गंभीरता से काम करना। गॉट ऑन वेल इसका मतलब होता है दोस्ताना रिश्ता, यानी कि हैड आ फ्रेंडली रिलेशनशिप। इसे किस तरीके से याद रखोगे, तो आप लोग इसे इस तरीके से याद रख सकते हो कि आप बचपन में गांव में रहते थे और वहाँ पर जब पानी आपको पीना होता था या घर के लिए पानी ले जाना होता था तो आप वेल से यानी कि कुआं से लेकर के जाते थे दोनों दोस्त, ठीक है। तो गॉट ऑन वेल, तो वेल से आप लोग याद रख सकते हो कि वो बचपन के दिन याद आ गए जब हम वेल में से, जब हम कुआं में से पानी निकालते थे, ठीक है। तो गॉट ऑन वेल मतलब हो जाएगा दोस्ताना रिश्ता, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ आते थे और फिर उस कुएं से पानी निकालते थे, तो इसका मतलब हो जाएगा हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। वहीं गॉट द ग्रीन लाइट इसका मतलब होता है हरी झंडी, यानी कि अनुमति मिलना। आप सभी को पता है ग्रीन लाइट क्या दिखाती है कि अब आप आगे बढ़ सकते हो, अब आपको परमिशन मिल गई है, तो इसका मतलब होता है गॉट परमिशन टू गो अहेड विद समथिंग, ठीक है। वहीं ग्रैप्स एट स्ट्रॉज इसका मतलब होता है सफलता के लिए हाथ पैर मारना, ठीक है। ग्रैप्स मतलब क्या होता है पकड़ना, ठीक है, और स्ट्रॉ को यानी आप तिनके को पकड़ रहे हो, तो जैसे हम लोग बोलते नहीं कि डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि इसका मतलब हो जाएगा सफलता के लिए हाथ पैर मारना, ठीक है। आपने वो तिनका पकड़ लिया और अब आप हाथ पैर मार रहे हो कि किसी भी तरीके से आप सफल हो जाओ, यानी कि आप नदी के उस तरफ पहुंच जाओ, ठीक है, तट पे पहुंच जाओ। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि ग्रैप्स एट स्ट्रॉज मतलब होता है ट्राइंग टू फाइंड सम वे टू सक्सीड व्हेन नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क, यानी कि डिस्परेट अटेम्प्ट टू सक्सीड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे भी याद रख सकते हो कि ग्रैप्स एट स्ट्रॉज है, यानी कि आप पकड़ रखे हो तिनके को, तो आप कब पकड़ करके रखोगे, जब आप डूब रहे होगे, ठीक है। और फिर आपको क्या चाहिए, सफलता चाहिए, तो आप क्या करोगे, सफलता के लिए हाथ पैर मारोगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। बात करें आगे की, तो नेक्स्ट है ग्रीस द पाल्म। इसका मतलब होता है मुट्ठी गर्म करना, ये मैंने आपको पहले भी याद कराया हुआ है। तो इसका मतलब होता है रिश्वत देना, ठीक है। तो ये हो जाता है टू ब्राइब डिस्क्रीटली, टू ब्राइब समवन, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी याद कराया है, उम्मीद है आपको याद भी होगा। वहीं ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, इसका मतलब होता है जब दो लोगों की राय एक जैसी हो, ठीक है। तो ग्रेट माइंड्स थिंक्स अलाइक, यानी कि जो ग्रेट माइंड के लोग होते हैं वो एक जैसा सोचते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया कि जब दो लोगों की राय यानी दो लोगों की सोच एक जैसी हो, तो इसका मतलब हो जाएगा सेड व्हेन टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन और मेक द सेम चॉइस, ठीक है। वहीं ग्रीन थंब इसका मतलब होता है बागवानी में रुचि, ठीक है। ग्रीन यानी हरी हरी, तो हरी हरी बाग, ठीक है, बगीचे, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। और थंब से आप अपनी उंगलियों से क्या करते हो, अंगूठे से क्या करते हो, पेड़ लगाते हो, तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि इसका मतलब हो जाएगा टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, ठीक है। वहीं ग्रीन आइड इसका मतलब होता है ईर्ष्यालु, यानी कि टू बी जेलस। इसे इस तरीके से याद रख सकते हो कि ग्रीन दिखाता है परमिशन का सिंबल, ठीक है। अब अगर किसी को परमिशन किसी चीज़ की मिली हुई है तो दूसरा क्या होगा, उससे जलेगा, उससे ईर्ष्या रखेगा। तो ग्रीन आइड से आप लोग याद रख सकते हो, इसका मतलब हो जाता है टू बी जेलस, यानी कि ईर्ष्यालु। कैसे याद रखोगे कि आपने किसी को देखा जिसकी ग्रीन आइड है, यानी कि उसको सफलता मिली हुई है, तो आप उससे क्या होगे, जलोगे, उससे ईर्ष्या रखोगे। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, पर कई लोग करते हैं, तो इस तरीके से मैंने आपको याद करा दिया। वहीं ग्रिन और बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर इसका मतलब होता है ठहाका लगाना, यानी कि टू स्माइल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस।
तो इसे आप लोग याद रख सकते हो। देखिए ग्रिन या बीम इसका मतलब होता है स्माइल, ठीक है। और इसे आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो कि ग्रिन से आप लोग याद रख सकते हो, ग्रिन से आप लोग याद रख सकते हो गम्स, यानी कि जो दांत मसूड़े होते हैं, ठीक है। और इससे आप लोग अपनी ये होठें याद रख सकते हो, लिप्स याद रख सकते हो, और उससे आप लोग स्माइल याद रख सकते हो, ठीक है। तो ग्रिन और बीम मतलब आपको समझ में आ गया, स्माइल होता है। बीम से भी आप लोग स्माइल याद रख सकते हो, ठीक है, कि जब भी बीम ऑफ लाइट आती है तो आप लोग खुश हो जाते हो, स्माइल करने लगते हो। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि इसका मतलब हो जाता है स्माइल। तो यहीं से आप लोग याद रख सकते हो कि इस इडियम मतलब हो जाएगा टू स्माइल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे भी याद रख सकते हो। वहीं ग्रिस्ट टू द मील इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसका लाभ उठाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ग्रिस्ट मतलब होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। बेसिकली हम लोग ग्रेन से इसे याद रख सकते हैं, ठीक है, कि ग्रिस्ट से ग्रेन, और ग्रेन क्या है, एक तरह का रॉ मटेरियल है, ठीक है, जिससे आप तरह तरह की चीज़ें बना सकते हो। तो ग्रिस्ट टू द मील इसका मतलब हो जाएगा प्रोवाइड्स यूजफुल एडवांटेज यूजफुल टू समबडी, यानी ऐसी चीज़ जिसका लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी रॉ मटेरियल होगा तो इसका लाभ आप उठा सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि ग्रिस्ट टू द मील मतलब हो जाएगा वो रॉ मटेरियल। ग्रिस्ट से आप लोग याद रख सकते हो ग्रेन, यानी कि रॉ मटेरियल जिसका फ़ायदा उठा सकता है, यानी कि ऐसी चीज़ जिसका लाभ उठाया जा सकता है। प्रोवाइड्स यूजफुल एडवांटेज यूजफुल टू समबडी। वहीं हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन इसका मतलब होता है ज़्यादा उम्मीद नहीं होना, यानी कि हमें स्टैंड करने के लिए, हमें खड़े होने के लिए पैर भी नहीं है, यानी कि ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, ठीक है, क्योंकि आपने देख लिया कि हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन, आप स्टैंड भी नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास लेग भी नहीं है, यानी कि ज़्यादा उम्मीद ना होना, ठीक है। हेल्क्योन डे इसका मतलब होता है खुशहाल या सुखद समय, यानी कि पीसफुल डेज या फिर हैप्पी डेज। इसे इस तरीके से याद रख सकते हो कि हैप्पी डेज है, हेल्क्योन से हैप्पी, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा हैप्पी डेज। वही हेल एंड हर्टी इसका मतलब होता है चुस्त और तंदुरुस्त, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है। तो इसे भी आप लोग हेल से हेल्थ याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा बिल्कुल हेल्दी होना, स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। बात करें आगे तो नेक्स्ट है हाफ अ लोफ इज़ बेटर देन नो ब्रेड, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं होने से कुछ होना बेहतर है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास ब्रेड का आधा हिस्सा है तो ये ज़्यादा अच्छा है ना होने से। तो इसका मतलब हो जाता है इट्स बेटर टू गेट लेस देन व्हाट यू वांट देन गेट नथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे भी समझ सकते हो। हैंड इन ग्लव या फिर हैंड एंड ग्लव जिसका मतलब होता है घनिष्ठ संबंध, ये भी मैंने आपको पहले याद कराया हुआ है, यानी कि जब हम टॉप 200 याद कर रहे थे तब याद कराया था। तो इसका मतलब हो जाएगा इन क्लोज एसोसिएशन इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट वेरी इंटीमेट टर्म्स, ठीक है। तो मैंने आपको याद कराया था कि जैसे ग्लव्स हाथ के अंदर पहना जाता है तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से याद कराया था, और फिर इसका यूज़ कई गलत चीज़ों में भी किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको इसका जो समथिंग डिसऑनेस्ट लिखा हुआ है ये टर्म भी समझा दिया था। बात करें आगे तो नेक्स्ट है हैंड इन हैंड, जिसका मतलब होता है साथ साथ, यानी कि टुगेदर। आप अगर किसी के हाथ से हाथ मिलाए हुए हो तो इसका मतलब ही हो गया साथ साथ, ठीक है। वही हैंड ओवर फिस्ट इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से। फिस्ट से आप लोग फास्ट याद रख सकते हो, तो इस तरीके से आप लोग इसका मतलब याद रख सकते हो कि इसका मतलब हो जाता है क्विकली एंड कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये होता है हैंड ओवर फिस्ट, मतलब फिस्ट से फास्ट, और फास्ट से आप लोग याद रख सकते हो इसका मतलब हो जाएगा बहुत तेज़ी से। वही हैंडल विद किड ग्लव्स इसका मतलब होता है बहुत सावधानी से, टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि अगर बच्चे हैं तो उनके साथ बहुत सावधानी से ही काम करना पड़ेगा। तो हैंडल विद किड ग्लव्स यानी कि आप किड के ग्लव्स को पहन करके इस चीज़ को हैंडल करो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप अगर किड्स का ग्लव्स पहने हुए हो तो आप, इसका मतलब ये है कि आप कुछ किड्स से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो, किड के साथ कुछ कर रहे हो। तो इसका मतलब हो जाएगा टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, ठीक है। बिल्कुल उसको इस तरीके से समझ लेना जैसे आप बच्चे को समझते हो, और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली काम करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे भी याद रख सकते हो। वही हैंड्स डाउन इसका मतलब होता है निस्संदेह, यानी कि ईजिली एंड विदाउट डाउट, ठीक है। जैसे कि जब भी कोई चोर आपको देखता है तो वो आपसे बोलता है कि अपने हाथ ऊपर कर लो, यानी आपने कोई चीज़ तो नहीं हाथ में ली हुई है तो आप अपने हाथ ऊपर कर लो, यानी कि उसे आपके ऊपर संदेह है। लेकिन
लेकिन अगर कोई आपसे कह रहा है कि हैंड्स डाउन यानी अपने हाथ नीचे कर लो, तो इसका मतलब होता है कि उसको आपके ऊपर कोई संदेह नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा निसंदेह यानी कि ईजिली एंड विदाउट डाउट। तो इस तरीके से आप लोग इसे भी याद रख सकते हो। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको हमारी ये ट्रिक्स हेल्पफुल लग रही होंगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है, हमारी ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बात करें आगे तो नेक्स्ट है हैंग इन द बैलेंस। इसका मतलब होता है अनिश्चितता की स्थिति में होना यानी कि रिमेन्स अनडिसाइडेड। इसे किस तरीके से याद रखोगे, तो देखिए हैंग जिसका मतलब ही होता है लटकना, यानी कि आप अभी क्या कर रहे हो, आप बिल्कुल अनिश्चित हो, लटके हुए हो, ठीक है। और हैंग इन द बैलेंस लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप लोग हैंग से ही याद रख सकते हो कि इसका मतलब हो जाता है अनिश्चितता की स्थिति में होना, रिमेन्स अनडिसाइडेड, ठीक है। और बैलेंस से भी आप लोग याद रख सकते हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपके मोबाइल में कितना बैलेंस है, ठीक है, या आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है आपके पॉकेट में, तो आप बिल्कुल अनडिसाइडेड हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हो। हैंग इन डेयर इसका मतलब होता है हार नहीं मानना, यानी आप कहीं पर लटके हुए हो और आप हार नहीं मान रहे हो। तो इसका मतलब हो जाएगा डोंट गिव अप टू persist in a difficult situation, ठीक है। वही हैंग ऑन एवरी वर्ड इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना, यानी हर एक शब्द को सुनना बहुत ध्यान से, तो इसका मतलब हो जाएगा लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। और हैंग फंस हेड इसका मतलब होता है सिर झुकाना, यानी कि शर्मिंदा महसूस करना। टू बी असेम्ड इसे इस तरीके से याद रख सकते हो कि हैंग मतलब होता है लटकाना अपने सर को। तो आप जब भी शर्मिंदगी महसूस करते हो, जब भी आप शर्माते हो, जब भी आप शर्मिंदा महसूस करते हो अपने आप को, तो आप क्या करते हो, अपना गर्दन लटका देते हो, नीचे की तरफ देखने लगते हो। तो हैंग मतलब ही होता है लटकाना अपना गर्दन, अपना सर। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि इसका मतलब हो जाएगा सिर झुकाना, यानी कि शर्मिंदा महसूस करना, ठीक है। टू बी असेम्ड। वही हैंग अप वंस बूट्स इसका मतलब होता है संन्यास लेना, ठीक है, यानी कि टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम अ स्पोर्ट, यानी आपने अपने जो बूट्स थे उसको उतार दिया, उसको लटका दिया, उसे छोड़ दिया और अब आप क्या कर रहे हो, आप संन्यास ले रहे हो। तो इसका मतलब हो जाएगा टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम अ स्पोर्ट, ठीक है, यानी कि संन्यास लेना। वही हैंगिंग बाई अ थ्रेड और अ हेयर इसका मतलब होता है खतरनाक स्थिति में होना, ठीक है, यानी कि आप बिल्कुल एक हेयर जो कि कितना पतला सा होता है, कितना कमज़ोर होता है, या फिर एक थ्रेड के ऊपर लटके हुए हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही तो हो गया कि आप बहुत खतरनाक स्थिति में हो। तो इसका मतलब हो जाता है बी इन अ डेंजरस सिचुएशन। वही हार्ड एंड फास्ट इसका मतलब होता है अपरिवर्तनीय, यानी कि डैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, फिक्स्ड या फिर स्ट्रिक्ट। इसे किस तरीके से याद रखोगे, तो कोई भी चीज़ बहुत हार्ड है, ठीक है, तो वो क्या होगी, बिल्कुल अपरिवर्तनीय होगी, उसे जल्दी बदला नहीं जा सकता। और इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि कोई हार्ड है और फास्ट तरीके से नहीं बदल सकते। तो इस तरीके से याद रख लोगे कि डैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, ठीक है। वही हार्ड कैश इसका मतलब होता है नगद रुपया, ठीक है, हार्ड कैश है, हार्ड फॉर्म में है, तो इसका मतलब हो जाएगा नगद रुपया, यानी कि नोट्स एंड क्वाइंस एज अपोज्ड टू चेक्स एंड ATM कार्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि इसका मतलब हो जाता है नगद रुपया, ठीक है। वहीं अगर आज के लास्ट ईडियम और फ्रेज़ की बात करें तो वो है हार्ड ऑफ हियरिंग, जिसका मतलब होता है बहरा होना, यानी आपको सुनने में बहुत दिक्कत हो रही है, हार्ड बहुत हो रहा है आपको सुनने में, हेयर करने में। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि इसका मतलब होता है बहरा होना। टू बी डीफ, पार्शियली डीफ, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको हमारी ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आपको हमारी ट्रिक्स अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी वीडियो, हमारी ट्रिक्स कैसी लगी। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, जहाँ पर हम आगे के ईडियम्स और फ्रेजेस को कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।